हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा एकेडमी। माई सेल्फ शुभम। पिछले लेक्चर में हम ई गवर्नेंस के बारे में देख रहे थे। उसके अलावा हमने ई गवर्नेंस की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड वेरियस टाइप्स और मॉडल्स देखे थे। आज के लेक्चर में मेनली हम देखेंगे किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे थे और कौन कौन से इनिशिएटिव इंडियन गवर्नमेंट और वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा चलाए जा रहे हैं रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। चलिए एक बार एक छोटा सा रिवीजन करके फिर से शुरू करते हैं। देखिए, हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंडियन गवर्नमेंट ने 1970 में एस्टेब्लिश करा था, जिसका एक मेजर रोल है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। उसके अलावा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC 1977, और मैंने बताया था कि NIC जब भी हम किसी गवर्नमेंट साइट की ऑथेंटिसिटी देखते हैं तो .nic.in अक्सर देखते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि 1991 में जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे, मेजर चेंजेस लेकर आए थे भारत के ICT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इंडियन गवर्नमेंट ने 1998 में नेशनल टास्क फोर्स बनाया था ICT से रिलेटेड। इसके बाद अटल बिहारी गवर्नमेंट के समय में 1999 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करी गई, और साथ ही में ईयर 2000 में 12 पॉइंट मिनिमम एजेंडा जो कि ई गवर्नेंस के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया। सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई वो थी सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया की गवर्नेंस में, क्योंकि अभी हमने देखा कि चाइना के बहुत सारे ऐप्स भारत सरकार ने इसी एक्ट के थ्रू डिलीट करे हैं प्ले स्टोर से। इसके बाद देखिए 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट लेकर आई, जिसका मेन फोकस था ICT को भारत के लगभग सभी सेक्टर्स में लेकर आने का। सबसे इम्पॉर्टेंट और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट का डिजिटल इंडिया, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि कहता है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के बारे में। चलिए आगे देखते हैं इंडिया के ई गवर्नेंस के अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में। ई गवर्नेंस के इनिशिएटिव्स में सबसे पहला है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। देखिए, नेशनल ई गवर्नेंस जो प्लान है वो टोटल 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स को कंप्राइज करके बनाया गया था 2006 में। बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के साथ। लेकिन ये था क्या? तो एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता था ई गवर्नेंस से रिलेटेड इंडिया में। इसका विजन मेनली था कि जो सारी सर्विसेज हैं वो कॉमन मैन तक एक्सेसिबल करवा दी जाए, और इसी के साथ कॉमन सर्विस डिलीवरी आउटलेट्स खोले जाएं जो कि इंश्योर करेंगे एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, रिलायबिलिटी, और सभी बेसिक नीड्स ऑफ कॉमन मैन को पूरा करने का मेन मिशन था नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है जो कि नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर मेनली वर्क करता है। मतलब कोई स्पेशल एस्पेक्ट होगा वहाँ पर मिशन मोड प्रोजेक्ट को अप्लाई कर दिया जाएगा, जैसे कि बैंकिंग, लैंड रिकॉर्ड्स रखने हों, कमर्शियल टैक्सेस, इन सब से रिलेटेड मिशन मोड नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के साथ सेपरेटली इंडिविजुअली निकाल दिया गया। सी मिशन मोड means that these projects have clearly defined objectives, scopes and implementation timelines। मेनली यहाँ पर एक टाइमलाइन निर्धारित कर दी जाती है कि इस मिशन को इतने समय में कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मिशन मोड प्रोजेक्ट। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर टोटल 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स थे, जो कि अलग अलग लेवल पे जैसे कि स्टेट, सेंट्रल और इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स के रूप में डिवाइडेड थे। इसके अलावा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान जो है उसने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स बाद में इनिशिएट करे, जिसमें सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट आया डिजिटल इंडिया, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ कंट्री को पूरी तरीके से डिजिटली एम्पावर करने के लिए। देखिए, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है जब किसी एक ही इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स, लेकिन जिनका मकसद एक ही रहता, उन सबको कल्मिनेट कर दिया जाता है ताकि हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम किया जा सके। डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट ने सबसे पहले सभी अलग अलग आइडियाज़ को एक ही साथ सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव विजन के साथ लाकर एक लार्जर गोल जो है सोसाइटी के सामने रख दिया, और ये दिखाया कि किस तरीके से इंडिया का डिजिटल एम्पावरमेंट हो सकता है।
इस मिशन को लॉन्च करा था मेनली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेईटी जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा था। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, डिजिटल इंडिया वाज द इनिशिएटिव अंडर विच मिनिस्ट्री। देखिए, डिजिटल इंडिया के विजन एरियाज़ अगर देखें तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे हम स्मार्ट सिटी का एक कॉन्सेप्ट सुनते हैं, तो स्मार्ट सिटी के अंदर भी कहीं ना कहीं वर्क करने के लिए डिजिटल इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे गवर्नेंस और सर्विसेज को जैसी यूज़र की डिमांड हो उस हिसाब से प्रेजेंट कर दिया जाए, और एम्पावरमेंट हो सिटीजन्स की, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू सवाल बन सकते हैं कि डिजिटल इंडिया के मेनली कितने पिलर्स हैं, और वो प्रश्न अगर थोड़ा और डिफ़िकल्ट करना हो तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिजिटल इंडिया का पिलर नहीं है। तो एक एक करके हम सारे अलग अलग पिलर्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है ब्रॉडबैंड हाईवेज़। हाईवेज़ जो हमारे मेनली नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, इन पर ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी करवाना। अगर इसमें हम सबसे बेसिक एग्जांपल देखें तो एक है फास्टैग, जो कि जीपीएस इनेबल करके टोल टैक्स को रन करवाता है। उसके अलावा पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, इसका अगर सबसे अच्छा एग्जांपल समझना हो तो गूगल और इंडियन रेलवेज़ ने रेल वायर करके जो एक फैसिलिटी चालू करी है, जिसमें रेलवे स्टेशन में भी वाईफाई अवेलेबल होता है कॉमन सिटीज़न के लिए। इन्फॉर्मेशन फॉर एवरीवन, सभी नागरिकों तक गवर्नेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ये डिजिटल इंडिया का एक वन ऑफ द मेजर पिलर है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, देखिए अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम बेसिकली ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ पर गवर्नमेंट को कोई ऐसा वर्क करना होता है जो कि जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए और जल्दी एक्टिव हो जाए, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में वाईफाई अवेलेबल करवाना, ये सारे एग्जांपल्स। उसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस टू फ़ोन्स, सभी मोबाइल फ़ोन्स पर बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ई गवर्नेंस का अवेलेबिलिटी। आईटी फॉर जॉब्स, देखिए जितनी भी आजकल जॉब्स हैं सब में आईटी को इनेबल करना है, यह डिजिटल इंडिया का एक मेजर इनिशिएटिव है। उसके अलावा ई क्रांति, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको अलग से भी कवर करेंगे। ई क्रांति जो है इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, जैसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक मोड से अवेलेबिलिटी करवाना ही ई क्रांति है। उसके बाद ई गवर्नेंस, जिसको हम हॉलिस्टिक वे में देख ही रहे हैं। रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट। देखिए, टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट बेसिकली मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको डिजिटल इंडिया के साथ लिंक करना एक प्रायर एस्पेक्ट है गवर्नमेंट का। इनिशिएटिव्स अंडर द डिजिटल इंडिया मिशन, सबसे पहले है माई GOV। बहुत समय से इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई गवर्नेंस में। देखिए, ये इस्टेब्लिश करता है लिंक बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन्स टू अश्योर द गोल ऑफ गुड गवर्नेंस। देखिए, यहाँ यूजुअली होता क्या है, सिटीजन से यहाँ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करवाती है, इसलिए पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है mygov.in। यहाँ पर डू, डिस्कस, पोल, टॉक, ब्लॉग एट्सेट्रा, मतलब वेरियस ऐसी एक्टिविटीज़ जहाँ पर सिटीज़न अपने आप को लिंक कर सके गवर्नेंस से। नेक्स्ट है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक तरीके का लॉकर होता है। लॉकर इसलिए कि यहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि कई बार, जैसे हमारी ग्रेजुएशन की डिग्री और 10th 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आधार, पैन कार्ड, इन सबको सेव कर सकें, और सेव भी ऑनलाइन तरीके से गवर्नमेंट के पास होगा। सिक्योरली गवर्नमेंट इसको स्टोर कर सकती है और आप इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद इन एनी प्लेस इन द कंट्री। इसके बाद ई हॉस्पिटल। ई हॉस्पिटल में एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क जो कि चालू करा है डिजिटल इंडिया के अंदर। इसमें अवेलेबिलिटी ये है कि जो भी पेशेंट्स हैं वो अपनी ऑनलाइन OPD ले सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ। OPD बेसिकली इमरजेंसी केयर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो कि पेशेंट ऑनलाइन अवेल कर सकता है। इसके अलावा पेशेंट केयर, लेबोरेटरी सर्विसेज और वेरियस एस्पेक्ट्स यहाँ पर कवर हो सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ये भी इसी के अंदर वर्क करता है। पूरा सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सभी डिस्पर्समेंट रिलेटेड टू स्कॉलरशिप ऑफ स्टूडेंट्स एक साथ रिलीज़ कर दी जाती हैं और एक आइडिया रहता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके का स्टैटिस्टिक्स उनके सामने आ रहा है। नेक्स्ट है दर्पण पोर्टल। ये एक ऑनलाइन टूल है जो कि मॉनिटर करता है
कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो कि अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं और किसको क्रिटिकल प्रायोरिटी है या किसको हाई प्रायोरिटी है और किसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करना है, ये मेनली दर्पण पोर्टल से एस्टेब्लिश हो पाता है। इसके अंदर एक और स्पेशलिटी है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वेरियस फंक्शनरीज जो कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं उनसे पूछकर बनाया जाता है और हॉलिस्टिकली गवर्नमेंट उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर काम करते हुए दर्पण पोर्टल को यूज़ करती है। नेक्स्ट है प्रगति। प्रगति का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। मेनली ये एक ऐसा कल्चर लाने के लिए जहाँ पर गवर्नेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलेड होती है उसका एक टाइमली वे में इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। मेनली अगर इसको अदर्स नेम्स में बोला जाए तो ई ट्रांसपेरेंसी या ई अकाउंटेबिलिटी भी बोल सकते हैं, ताकि रियल टाइम डेटा मिल सके स्टेक होल्डर्स को। ये 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन के साथ ही लॉन्च हुआ था। इसके बाद है कॉमन सर्विसेज सेंटर 2.0। इसको अगर आसान भाषा में समझना हो तो ये एक तरीके के साइबर कैफ़े ही होते हैं, बस इनको रन करती है गवर्नमेंट और यूजुअली ये रूरल एरियाज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे देखिए आईसीटी इनेबल्ड कियोस्क और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलती है जो कि अलग अलग गवर्नमेंट, प्राइवेट और सोशल सर्विसेज को सिटीज़न के डोर स्टेप तक रूरल एरिया में ग्रास रूट डेवलपमेंट के इनिशिएटिव से पहुंचा सके। नेक्स्ट है जीवन प्रमाण। देखिए जीवन प्रमाण में क्या है, बेसिकली बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का यूज़ होता है ये देखने के लिए कि पेंशनर इज़ स्टिल अलाइव और नॉट, ताकि पेंशनर को जो मिलने वाली पेंशन है उसका कोई और मिसयूज़ ना कर सके। देखिए नेशनल सेंटर फॉर जियो इन्फॉर्मेटिक्स, यहाँ पे क्या होता है, मेनली जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेटर इम्प्लीमेंटेशन, शेयरिंग, कोलेबोरेशन, ये सब अवेल करने के लिए अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं ताकि जीआईएस का यूज़ करके इम्प्लीमेंटेशन कर सके गवर्नमेंट। ई क्रांति जो कि एक मेजर पिलर है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 डिजिटल इंडिया मिशन के अंदर काम कर रहा है। ई क्रांति 9 पिलर्स में हमने देखा था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और एक मेजर ट्रांसफॉर्म लाना ई गवर्नेंस के अंदर इसका मेन इनिशिएटिव है। देखिए इसका विजन क्या था, तो ट्रांसफॉर्मिंग ई गवर्नेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस। चलिए ये करता क्या है, यूजुअली टू एंश्योर अ गवर्नमेंट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन बाय डिलीवरिंग ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। उसके अलावा इट इज़ एन एसेंशियल पिलर ऑफ द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि प्री में पूछ सकते हैं कि 9 पिलर्स में से एक एसेंशियल पिलर कौन सा है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देख लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखना और साथ ही साथ सिटीज़न सेंट्रिक सर्विसेज को भी इन्हेंस करना। उसके अलावा आईसीटी का ऑप्टिमम यूसेज अवेलेबल करवाना, रैपिड रेप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस मार्केट में रन हो पाएँ इसको एश्योर करना, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सामने लाना, उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स को उपलब्ध करना। चलिए थ्रस्ट एरियाज़ क्या हैं, मतलब अलग अलग सेक्टर्स जिनमें ई क्रांति वर्क करेगा। तो सबसे पहला ई एजुकेशन, जहाँ पर सभी स्कूल्स में फ्री वाईफाई अवेलेबल करवाने के लिए स्पेशली सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में, क्योंकि वाईफाई और डेटा का स्पेशल यूज़ इन्हीं बड़े क्लासेस में लगता है। लगभग 2.5 लाख स्कूल्स इसके अंदर कवरेज में आएंगे। नेक्स्ट है पीएम दिशा। पीएम दिशा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। ये मेनली 6 करोड़ पीपल जो कि रूरल इंडिया में निवास करते हैं उनको डिजिटली लिटरेट बनाना और एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर वर्क करेगा। उसके अलावा स्वयं प्रोग्राम, ये जो है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज अवेलेबल करेगा। हमने देखा था पिछले लेक्चर में स्वयं और स्वयं प्रभा, जहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर अगर हम कोर्सेज देखें तो क्लास 9 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो भी कोर्सेज होते हैं सभी अवेलेबल करवाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। नेक्स्ट है ई हेल्थ केयर, अगला सेक्टर जहाँ पर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ये फेमस हो रहा है। ई संजीवनी नाम से एक ऐप भी लॉन्च करा है गवर्नमेंट ने। उसके अलावा ऑनलाइन मेडिकल रिकॉर्ड्स
ऑनलाइन मेडिकल सप्लाई और वेरियस पेशेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितना भी एक्सचेंज है वो इजीली ऑनलाइन मोड में अवेलेबल किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन 2014 में हमने प्रधानमंत्री जन धन योजना देखी थी, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। यहाँ पर ई गवर्नेंस कैसे काम करेगी, तो मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन से जितना ज़्यादा बैंकिंग ई कॉमर्स अवेलेबल कर सकें। उसके अलावा माइक्रो एटीएम प्रोग्राम, छोटे छोटे एटीएम्स और जगह पर खोला जाए। सीएससी और पोस्ट ऑफिस, सीएससी मतलब कॉमन सर्विस सेंटर्स भी खोले जा सके फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। जस्टिस की अगर बात करें, इन ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिसेबल सिस्टम शैल बी स्ट्रेंथेंड, हर जगह वर्क कर सके। ई कोर्ट्स इसका एग्जांपल हो सकते हैं, ई पुलिस, ई जेल्स और ई प्रोसिक्यूशन। कई जगह हमने ये भी देखा है कि ई जेल्स पर भी कुछ मॉडल तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा ई कोर्ट पर गुजरात के हाई कोर्ट ने सबसे पहले काम करना शुरू कर दिया है। इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हो सकता है ई कोर्ट प्लानिंग। देखिए, प्लानिंग इंडिया में 5 ईयर प्लानिंग हमेशा से चली आ रही थी। 2012 से लेकर 2017 वाज द 12th 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट था। अब नीति आयोग मेनली प्लानिंग को मॉनिटर करता है ग्रास रूट लेवल से। अगर मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें एक नेशनल जीआईएस सिस्टम हमने ऊपर देखा था। यहाँ पर जीआईएस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कि कहाँ पर किस प्रकार की प्लानिंग चाहिए, कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए और किस प्रकार रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी वहाँ पर ज़रूर पूरी करवानी है। साइबर सिक्योरिटी एक अनादर इनिशिएटिव है जो कि ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, और जितना अच्छा नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन हो सके वो उतने ही ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करेगा साइबर स्पेस रिगार्डिंग। मेजॉरिटी पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यहाँ तक था। अब इसके अलावा कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़े और छोटे लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इशू करता है। ये एक 12 डिजिट बायोमेट्रिक डेटा भी साथ में इसके अवेलेबल होता है, जो कि सबसे बड़ा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है इंडिया में। ई साइन इसके कारण इजीली अवेलेबल हो सकता है आधार के कारण। देखिए, कई बार लोन्स वगैरह अश्योर करने रहते हैं, और जैसा कोविड का अगर हमने समय देखा है, उस समय में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, केवाईसी करवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ई साइन जब से आधार ने इनेबल करा है तब से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई ई गवर्नेंस को प्रमोट करने में। नेक्स्ट है उमंग। ये एक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि प्रोवाइड करेगा वेरियस एक्सेस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि आधार, डिजिटल लॉकर। मतलब अल्टीमेटली आपको एक ही जगह पर सारे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स बनवाने रहते हैं सभी को एक जगह पर लाके सुनिश्चित कर देता है। नेक्स्ट है पे जीओवी। यहाँ पर आप सभी ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं रिगार्डिंग पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स। मोबाइल सेवा जो कि प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट सर्विसेज मोबाइल फ़ोन्स और टैबलेट्स पे। यहाँ पर 200 से भी ज़्यादा लाइव एप्लीकेशंस हैं जो कि वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज के यूज़ करे जा सकते हैं। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्वामित्व पोर्टल, जहाँ पर विलेज में जिसकी भी कोई लैंड पर्टिकुलर हो उसको सुनिश्चित कैसे करा जाए, तो ऑनलाइन मोड से कंप्यूटराइजेशन करके सारे लैंड रिकॉर्ड्स दर्ज कर दिए जाते हैं। और ये वाला इनिशिएटिव 24 अप्रैल 2020 में चालू हुआ था, स्वामित्व पोर्टल। देखिए, इसी तरीके से भूमि पोर्टल जो है या भूमि प्रोजेक्ट चलाया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। ये सभी लैंड रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन डिलीवरी करेगा। ये एक सेल्फ सस्टेनेबल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। 20 मिलियन से भी ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स यहाँ पर बन चुके हैं, और लगभग 6.7 मिलियन फार्मर्स जो कि कर्नाटका में, उनको इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भूमि पोर्टल किसने बनाया, स्पेशली कौन सी गवर्नमेंट ने बनाया, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है खजाने पोर्टल। खजाने पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ट्रेजरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी ऑटोमेशन या मूवमेंट होती हैं सभी की जानकारी एक जगह पर दे देता है। तो अगर मैं बात करूं कि जो मॉडल्स देखे थे हमने, उसमें G2G मॉडल या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल का सबसे अच्छा एग्जांपल है खजाने पोर्टल, जहां पर गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या है, सिस्टमेटिक डेफिशिएंसीज जो हो जाती हैं कई बार, या मैनुअल एरर आ जाता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्टल है।
इसके अलावा ई सेवा चलाया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा। ये बेसिकली गवर्नमेंट टू सिटीज़न और बिजनेस टू सिटीज़न या फिर ई बिजनेस टू सिटीज़न सर्विसेज हैं। ई सेवा प्रोजेक्ट का मेनली मोटो है कि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन डिलीवर करना और मेनली गवर्नमेंट टू सिटीज़न और बिजनेस टू सिटीज़न मॉडल पर वर्क करवाना। ई कोर्ट मॉडल जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये अभी मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जुडिशियल सर्विसेज सिटीजन्स को कैसे ऑनलाइन अवेलेबल हो सके इस पर काम हो रहा है। और मैंने डेटा के तौर पे बताया है कि गुजरात हाई कोर्ट सबसे पहले ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस किया था 2020 में। ई डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा रन कराया जाता है। ये भी अभी मिशन मोड प्रोजेक्ट पर है और वेरियस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल हो सकें, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम कास्ट सर्टिफिकेट, ओल्ड एज और विडो पेंशंस एक्सेट्रा। उसके अलावा MCA 21 मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल पर रन करवाया जा रहा है। यहाँ पर बिजनेसेस को जो वेरियस टैक्स और डिटेल्स या क्लियरेंसेस जिस पे डिले होता है वहाँ पर काम कर सकते हैं। ये जो है वर्क करता है सभी कंपनीज़ के लिए जो रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। ई ऑफिस मेनली डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा वर्क कराया जा रहा है। यहाँ पर मेन मोटो ये है कि लेस पेपर ऑफिस बना दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क ऑनलाइन हो और पेपर्स का कम से कम यूज़ हो। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हर साल डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके अलावा इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर हर साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस आयोजित करवाते हैं, जहां पर वेरियस सीनियर ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और साथ ही साथ अलग अलग आईटी से जुड़े हुए सभी लोगों का इंटरेक्शन होता है और एक सजेशन या फिर शेयर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है कि किस तरीके से आईटी सेक्टर पर आगे वर्क किया जा सकता है। इसके अलावा हर साल डिपार्टमेंट्स जो हैं इसी फील्ड पर अवार्ड्स भी देते हैं और साथ ही साथ रिकॉग्नाइज और प्रमोट करते हैं एक्सीलेंस ई गवर्नेंस में कि किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने ज़्यादा अच्छे से काम करा है रिगार्डिंग ई गवर्नेंस। लेटेस्ट 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ई गवर्नेंस पर 2020 में, जिसका थीम था इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लास्ट हुई थी, अभी इसके बाद 2021 में कोई सी भी नहीं हुई है। यहाँ पर 6 सब थीम्स थी। शॉर्ट में देख लेते हैं, वैसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी थीम्स पर आयोजित था। देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल इकॉनमी, उसके अलावा इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, बिल्डिंग डिजिटल ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, डिजिटल पेमेंट्स एंड फिनटेक, इनको बढ़ावा देना, प्रमोट करना, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA एंड डिजिटल सर्विस स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना। इसके अलावा लास्ट स्किल एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। चलिए, अलग अलग एजेंसीज जिनको अवार्ड मिला है उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को गोल्ड अवार्ड मिला अंडर द कैटेगरी एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय सरल हरियाणा, इनको अवार्ड मिला है सिटीजन सेंट्रिक सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्राइज़ मिले हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडहॉक वायरलेस सर्विलेंस कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि मेनली नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए अवार्ड था। सकून जम्मू एंड कश्मीर, इनको गोल्ड अवार्ड मिला है सभी यूनियन टेरिटरीज़ में। वी डिज़र्व, ये मेनली केरला के लिए चलाया गया था, जैसे राइट असिस्टेंस टू द राइट पर्सन एट द राइट टाइम ऑफ केरला, ये इनिशिएटिव केरला का था। सैटेलाइट बेस्ड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी एक एफिशिएंट एप्लीकेशन के तौर पे इनको अवार्ड मिला है। साथ ही साथ कर्नाटका में मल्टी सैटेलाइट अवेलेबल करवाने के लिए फॉर फार्मर्स, इनको अवार्ड मिला है। और टीच इट्स इन तेलंगाना, इनको अवार्ड मिला है सभी नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी अपने ई गवर्नेंस पोर्टल पर अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे
गवर्नमेंट ऐप्स और पोर्टल्स, जो कुछ अदर पोर्टल्स हमारे बच गए हैं उनको हम इसमें कवर कर ले रहे हैं। एक एक करके अब हम देखते जाएंगे ऐप्स, पोर्टल्स, उनको किस किस गवर्नमेंट या किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च करा है और साथ ही साथ क्या ऑब्जेक्टिव है उस पर्टिकुलर पोर्टल का। सबसे पहले चैम्पियंस पोर्टल फॉर एमएसएमई। देखिए, ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा लॉन्च करा गया। इनका मेन इनिशिएटिव ये है कि जितने भी इंडियन एमएसएमईज़ हैं उनको बड़ी लीग में उतारा जाए। जैसे कि जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए ये सेक्टर मेनली बनाया जाएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी, सपोर्ट करेगी और वेरियस जितनी भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाएगी ताकि वो एक बड़े कंपटीशन को फाइट कर सके। ई ग्राम स्वराज पोर्टल। ई ग्राम स्वराज पोर्टल को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा लॉन्च करा गया। देखिए, ये लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को, मतलब पिछले साल। जब गवर्नमेंट ने मेनली ये इनिशिएटिव इसलिए लॉन्च करा था ताकि एक सिंगल इंटरफेस बन सके जहाँ पर कोई भी इंसान ये पर्टिकुलर चेक कर सके कि उनके ग्रामीण इलाके में या फिर ग्राम पंचायत में मेनली कौन कौन सदस्य हैं और कैसी कैसी फैसिलिटीज़ या सर्विसेज उनको अवेलेबल होंगी ग्रामीण इलाके में। इनका जो मेनली है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में भी मेन सहयोग रहेगा। युक्ति प्लेटफॉर्म का 2.0 वर्जन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इनका भी 2020 में नाम चेंज होके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। युक्ति प्रोग्राम जो है इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर युक्ति पोर्टल में नए नए ब्रेन्स को लाया जाएगा ताकि कोविड-19 से जो भी समस्याएं आई हैं उनको रिजॉल्व करने में। ये मेनली एमएचआरडी के सभी इनिशिएटिव्स को एक साथ लेकर आएगा और ये समझा जाएगा कि कोविड-19 के कारण जो भी समस्याएं आई हैं उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। www.ai.gov.in ये मेनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड पोर्टल है। यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इनके द्वारा ये इनिशिएटिव रन कराया जा रहा है। यहाँ पे मेन पर्पस ये रहेगा, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न बनाया जाएगा एक अलग से इन सभी मिनिस्ट्रीज़ का, मेनली आईटी मिनिस्ट्री का, और साथ ही साथ नेस्कॉम, जो कि आईटी इंडस्ट्री से जितने भी ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं उनको सामने लाके यहाँ पर एक अच्छी योजना बना सकते हैं। ये रोजगार बाज़ार, इसको याद रखना है, दिल्ली गवर्नमेंट ने चालू करा है। एक तरीके की सॉर्ट ऑफ मार्केट प्लेस है जहाँ पर जॉब सीकर्स अपने लिए वेरियस जॉब्स ढूंढ सकते हैं और साथ ही साथ जो रिक्रूटर्स हैं या एचआर हैं वो जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है मेनली, क्योंकि लॉकडाउन में जो इकॉनमी हिट हुई है उसके कारण काफ़ी लोगों को सरवाइव करना पड़ा है। नेक्स्ट है रीस्टार्ट इंडिया या www.restartindia.com। इसको मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज़ के द्वारा वर्क करवाया जाएगा। ये प्रोवाइड करेगा मेंटरिंग फॉर सपोर्टिंग एमएसएमईज़ टू रीस्टार्ट देयर बिजनेस। तो यहाँ पर एमएसएमईज़ को अपना बिजनेस वापस से शुरू करने के लिए हेल्प किया जाएगा। ई सचिवालय पोर्टल, जिसको लॉन्च करा है हरियाणा गवर्नमेंट ने। देखिए, सचिवालय से रिलेटेड है तो यहाँ पर वेरियस ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर लेने हो वर्चुअल मीटिंग्स के, स्पेशली कैसे डिग्नेटरीज से, जैसे कि चीफ मिनिस्टर या फिर डेप्यूटी सीएम और अदर मिनिस्टर्स या फिर वेरियस हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो होंगे उनसे वर्चुअल मीटिंग करवाने के लिए ई सचिवालय पोर्टल को बनाया गया है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एस्पायर पोर्टल। फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, एक बार और देख लेते हैं। ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री, रिसर्च एंड एजुकेशन पोर्टल, जिसको एस्पायर पोर्टल नाम दिया गया। इसको लॉन्च किसने करा है? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ICAT। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है इस देश में उसकी हालत को है एक बार वापस से रिवाइव करना है या सुधारना। इसके बाद आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, असीम पोर्टल,
एक बार और फुल फॉर्म देख लेते हैं। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग असीम पोर्टल, इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MOSD शॉर्ट फॉर्म में, फॉर मैपिंग द डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स टॉप नॉच पे अवेलेबल हो सके, इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च कराया गया है। सत्यभामा पोर्टल, जिनका मेनली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस चालू करेगी, ये प्रमोशन करेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इसमें माइनिंग और मिनरल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करवाने के लिए। अगला पोर्टल है स्पाइस प्लस वेब फॉर्म। देखिए इसको MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, हमने इनका पिछला देखा था MCA 21 जो कि बिजनेस सेक्टर्स के लिए था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये अलग अलग प्रोसीजर्स डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से कितना टाइम या कॉस्ट लगेगा किसी भी बिजनेस को भारत में स्टार्ट करने में, मिनिमल से मिनिमल टाइम। नेक्स्ट है वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप जो कि इनक्रेडिबल इंडिया की अक्सर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और कल्चर से रिलेटेड होती है। ठीक है, टू अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम चाइनीज़, अरेबिक एंड स्पेनिश स्पीकिंग रीजन्स। मेनली यहाँ पर अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग देश हैं, जैसे चाइनीज़, अरेबिक और साथ ही साथ स्पेनिश भाषा बोलने वाले रीजन से ज़्यादा टूरिस्ट को इंडिया में इनवाइट किया जाए। भुवन पंचायत V3, इस मिनिस्ट्री को बनाया मेनली PMO के अंडर में बनाया गया है, ताकि क्या किया जा सके, जितने भी ग्राम पंचायत है उनको सब एक एप्लीकेशन नेटवर्क में जाके जोड़ा जा सके। नेक्स्ट वेब पोर्टल OECMS, ये देखिए इसको CBSE या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा लॉन्च करा गया है। ये मेनली क्या है, प्रिंसिपल्स को ये बता सके कि रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्विजिलेटर्स जिनको भी मार्किंग या एग्ज़ाम्स के लिए मेनली इनवाइट किया जाता है, उसके अलावा एब्सेंट होने वाले स्टूडेंट, दिव्यांग स्टूडेंट उनके स्कूल में कितने हैं, और अनफेयर मीन्स या प्रैक्टिसेस जो भी हो रही हैं वो एक सिंगल डिटेल में स्कूल के प्रिंसिपल्स को यहाँ पर पता चल सकता है। DBT ट्राइबल, इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च करा गया है। इस DBT पोर्टल का मेन इनिशिएटिव है कि एक सिंगल कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना, रिलेटेड सभी डेटा जहां पर अपलोड कर सके, कैसे बेनिफिशियरीज से रिलेटेड सारे डेटा, और साथ ही साथ बेनिफिशियरीज अपनी क्वेरीज भी पूछ सके और फीडबैक भी प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट है ई-नेम पोर्टल मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस पोर्टल। तो बनी बात है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको बनवाया होगा। देखिए रिमोट एरियाज़ में जो भी फार्मर्स हैं वो किस तरीके से अपने द्वारा प्रोड्यूस करा हुआ एग्रीकल्चरल मतलब क्रॉप्स को किस तरीके से बेच सकते हैं, और मेनली ऑनलाइन मोड से कैसे एप्लीकेबल हो सकता है, इसके लिए ई-नेम पोर्टल। सौभाग्य पोर्टल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही डायरेक्ट बनाया गया है। वेब पोर्टल मेनली इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, किससे रिलेटेड, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जो भी काम हो रहे हैं उन सब में ट्रांसपेरेंसी लाना, और ये रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में वर्क करेगा। ई औषधि पोर्टल जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि है इससे रिलेटेड आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन लाइसेंसिंग होंगी सभी किनकी, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथिक ड्रग्स की, और उनसे रिलेटेड जो भी मैटर्स है यहाँ पर रिजॉल्व करे जाएंगे। शगुन पोर्टल, जिसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्रेसेस हैं या जो भी नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं भारत में, उन पर एक कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेगा, और अपनी इम्पॉर्टेंट स्कीम सर्व शिक्षा अभियान, इसको ऑनलाइन मोड में किस तरीके से वर्क करवा सकते हैं इस पर भी ध्यान देगा। वयम स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। देखिए फुल फॉर्म के रूप में आ सकता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। वयम स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसको अगेन MHRD या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज सभी को प्रोवाइड करवाए जाएंगे, एक तरीके का डिजिटल लाइब्रेरी जैसा ही इनिशिएटिव है, और जितना भी डिजिटल डिवाइड है स्टूडेंट्स के बीच में उसको एक तरीके से ख़त्म किया जाएगा इस डिजिटल रिवॉल्यूशन के बाद। ठीक है, और इकॉनमी पे भी इसका काफ़ी असर होगा।
महिला ई हार्ट पोर्टल, मतलब इसको विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च करा गया है। यहाँ पर सभी विमेन फार्मर्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकें। एक हार्ट को या तो शॉर्ट में मार्केट भी बोलते हैं, जहाँ पर वो अपने किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकें। तो यहाँ पर महिला ई हार्ट पोर्टल WCD मिनिस्ट्री द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट GEM या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर भी इंक्लूसिवनेस को प्रमोट करा जाएगा, एफिशिएंसी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। किस तरीके से? ताकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सबसे बड़ी बात कैशलेस ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करने के लिए। पेंसिल प्लेटफॉर्म, अगेन इसका फुल फॉर्म आ सकता है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। देखिए आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, जिसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने सबसे इम्पोर्टेंट एक पेंसिल पोर्टल लॉन्च करा है। यहाँ पर सभी तरीके की बुराई जैसे कि चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़, इनको एक तरीके से पूरा प्रोहिबिट करना है, और साथ ही साथ एडोलोसेंट एज के सभी बच्चों को हजार्डियस लेबर से दूर रखना है। ये इनका एक मेन इनिशिएटिव है। आरोग्य सेतु ऐप ईयर 2020 का सबसे इम्पोर्टेंट ऐप, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया और हम में से लगभग सभी ने इसका यूज़ किया है। ये देखिए ब्लूटूथ बेस्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, और कैसी जगहों की, जो कि कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं, और साथ ही साथ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोविड-19 से रिलेटेड, जैसे कि कौन सा मेनली घरेलू उपाय यूज़ करें। यहाँ पर भी आरोग्य सेतु ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है सिटीजन्स की। कोविड कवच ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पर्सन के स्मार्टफोन पे ही डेटा सभी ट्रैक कर लेगा, लोकेशन कि कहाँ कहाँ उनको एक तरीके से रिस्क है कोविड-19 या SARS-CoV-2 से। ये एक तरीके से आरोग्य सेतु से ही काफ़ी हद तक कोलैबोरेट करता है। तो ये थी हमारी लगभग सभी स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा लॉन्च करी गई हैं। पॉलिसीज़ रिलेटेड टू ई गवर्नेंस इन इंडिया, किस तरीके से ई गवर्नेंस से रिलेटेड भारत में अलग अलग पॉलिसीज़ आई, उनको एक बार देखते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने सबसे पहली बार पॉलिसी मेजर्स दिए थे रिगार्डिंग इंटरफेस बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन्स, मतलब किस तरीके से स्टेट और सिटीजन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन हो सके, इस पर सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने कहा था। 2003 आते आते नेशनल ई गवर्नेंस प्लान काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का अदर डिपार्टमेंट्स जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्राइवेंसेस डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना ये बताता है कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली इस काम में आगे बढ़ रही थी। देखिए सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन 2005, इन्हीं की रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था ई गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को इम्पॉर्टेंट बताया गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मतलब अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सस्टेन कर पाए आगे भी और सुचारू रूप से चल सके, उसके लिए इम्पॉर्टेंट थी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन की गाइडलाइंस। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी बिल 2011 भारत सरकार मनमोहन सिंह गवर्नमेंट द्वारा लाया गया। ये मेनली एस्टेब्लिश करता था सेंट्रल और स्टेट इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी कमीशन, जो मॉनिटर कर सके सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कि वहाँ पर ई गवर्नेंस से रिलेटेड सारे फंक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं। अब देखिए ये हमारा यहाँ का लास्ट टॉपिक है, जो कि ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन कौन से लाए गए उन पे हैं। तो मेनली जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सिटीज़न सेंट्रिक अप्रोच से ज़्यादा रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे बिजनेस सेंट्रिक वाले उतने ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं हैं, सबसे ज़्यादा सिटीज़न सेंट्रिक जो कि गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं। उनमें सबसे पहला है हेड स्टार्ट परियोजना या फिर पोर्टल। हेड स्टार्ट पोर्टल मेनली जन शिक्षा केंद्र हैं जो कि किससे अवेलेबल है, सेकेंडरी स्कूल बिल्डिंग्स। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में जो सेकेंडरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वहाँ पर कंप्यूटर से सुचारू रूप से चलने वाला एजुकेशन और साथ ही साथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करवाना, ये मेन इनिशिएटिव था। और इसमें लगभग 6000 से भी ज़्यादा जन शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं
स्टूडेंट्स के लिए। हेड स्टार्ट मतलब एक तरीके की शुरुआत देने के लिए, हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज ज्ञानदूत प्रोजेक्ट। देखिए ज्ञानदूत जो है एक लो कॉस्ट सेल्फ मैनेज कम्युनिटी ओन्ड रूरल इंट्रानेट। आप ध्यान दीजिएगा, ये रूरल इंट्रानेट, इट्स नॉट इंटरनेट। इंटरनेट मतलब एक ही डिपार्टमेंट की सर्विसेज को यूज़ करना, उसके अलावा कुछ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं खोलेंगे, तो वो कहलाती है इंटरनेट सुविधा। ये स्पेसिफिकली जो रूरल कम्युनिटीज़ की जो भी नीड्स है मध्य प्रदेश में, उनको फुलफ़िल करने के लिए। जैसे रूरल कम्युनिटी की मेन नीड्स क्या होती हैं, अगर हम देखेंगे 11 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो लगभग 29 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मार्केट मतलब मंडी भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन और महिलाओं या विमेन रिलेटेड सर्विसेज। इसके अलावा अदर सर्विसेज जैसे कि लैंड ओनरशिप से रिलेटेड, इसके लिए हमने ऊपर स्वामित्व पोर्टल भी देखा था। स्वामित्व पोर्टल के ज्ञानदूत में और अलग सुविधाएं क्या हैं, जैसे पॉवर्टी एलिविएशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स जो कि अवेल करवाए जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये ज्ञानदूत ऐप पर मेनली रूरल सोसाइटी को पता चल सकता है। समग्र पोर्टल, ये भी एक काफ़ी फ्लैगशिप पोर्टल है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, समग्र.gov.in। यहाँ पर क्या होता है, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग फैमिलीज़ जो कि रह रही हैं स्टेट में, जैसे कि नाम, मेनली उनकी कास्ट, एजुकेशन, मैरिटल सर्टिफिकेट एट्सेट्रा। ये सभी समग्र पोर्टल पर एक साथ अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा है मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल, शिक्षा portal.mp.gov.in। यहाँ पर सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंटेशन होता है लगभग 30 या उससे भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स का, जो कि कितने टोटल 9 डिपार्टमेंट द्वारा जितनी भी स्कीम्स ऑपरेट करी जा रही हैं मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल mponline.gov.in सबसे फेमस पोर्टल, और इसके लिए सबसे ज़्यादा डेट भी याद रखना ज़रूरी होगा क्योंकि पेपर में डेट ज़रूर पूछ सकते हैं। तो डेट है इसकी जुलाई 2006 या जुलाई 2006। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ई गवर्नेंस का फॉर द एमपी गवर्नमेंट, मतलब एक ब्रांड फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमपी गवर्नमेंट का। इनका ऑब्जेक्टिव है एक्सटेंड द सर्विसेज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स डायरेक्टली टू द कॉमन सिटीज़न। देखिए आसान भाषा में अगर समझें तो अगर कियोस्क फैसिलिटी, जैसा कि आपने देखा था कॉमन सर्विसेज सेंटर जो कि भारत शासन द्वारा बनाए गए थे मेनली रूरल एरियाज़ में, यहाँ पर मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स होती हैं या फिर बिजली बिल जमा करना, अपना खुद का कियोस्क ओपन करना, या और हम एक कॉमन एग्जांपल हम सबके बीच में अगर देखें तो एमपीपीएससी या फिर व्यापम के जितने भी फॉर्म्स हमको भरने रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ट्रांजैक्शन अवेल हो पाते हैं वो एमपी ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर सकता है। देखिए अगर प्रश्न बन सकता है यहाँ पर कि ये जॉइंट वेंचर किन के बीच में मेनली, तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इन दोनों के बीच में एक पोर्टल चल रहा है। इसके बाद है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का शॉर्ट में देखें तो ये वाइड एरिया नेटवर्क आ रहा है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। तो एक बड़े डेटाबेस के साथ ये पूरे स्टेट में फैला हुआ है, जहाँ पर आप डेटा, वॉइस या फिर वीडियो कम्युनिकेशन थ्रू आउट द स्टेट भेज सकते हैं। मेनली गवर्नमेंट और उसके सभी डिपार्टमेंट्स की एक साथ इंटर कनेक्टिविटी को अगर देखना हो, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या फिर अलग अलग पूरे संदेश पूरे प्रदेश में पहुँचाने हो, उसके लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। कारण ये है कि देखिए ऐसे तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक रिलायबल या सिक्योर जो कि गवर्नमेंट द्वारा खुद चलाया जाए, ऐसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है प्लेटफॉर्म, और साथ ही साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन का कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए ये था हमारा ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस में हमने बहुत सारे ऐसे मतलब कॉन्सेप्ट देखे जहाँ से सवाल बन सकते हैं, जैसे कि अलग अलग बिजनेसेस किस तरीके से वर्क करते हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या चल रहे हैं, किस तरीके से बिज़नेस टू बिज़नेस, बिज़नेस टू सिटीज़न, उसके अलावा गवर्नमेंट टू बिज़नेस, गवर्नमेंट टू सिटीज़न और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ये अलग अलग मॉडल हमने देखे। फिर पॉलिसीज़ देखी, आईटी पॉलिसी,
उसके अलावा डिजिटल इंडिया मिशन और वेरियस अदर गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स। तो ई गवर्नेंस में मेनली क्वेश्चंस इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं। सो गाइस, ई गवर्नेंस का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।